आज के हम होंगे कामयाब के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। YouTube लाइव में थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, पर हम उसको अभी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नहीं हो पाया तो हम इस आज के जो एपिसोड को तुरंत ही उस पर अपलोड करेंगे YouTube पे, तो इसलिए इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। और जो आज का सेशन है संतुष्ट जीवन, तो सबसे पहले जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो 2 मिनट उस ईश्वर की याद में हम सभी बैठते हैं। तो आइए पहले हम 2 मिनट ईश्वर की याद में बैठेंगे और आज के सेशन की फिर स्टार्टिंग करें। अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रा। ओम शांति। आज का जो सेशन है उसको इंटरेक्टिव किया गया है, तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं। जो प्रश्न हमारे भी मन में है, आप सबके भी मन में अवश्य होंगे, तो वही प्रश्न आज जो हमारे आदरणीय दिलीप भाई जी है एवं पूनम दीदी है, हम उनसे वह सभी प्रश्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के समय में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें जो प्रश्न हम सबके सामने आ रहे हैं उसका समाधान हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो
आदरणीय दिलीप भाई जी से हमारा यह प्रश्न है। पहले नमस्ते। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज के इस बहुत सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज भाई। और भाई साहब आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे जी कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, जी हॉस्पिटल्स इतने सारे होते जा रहे हैं, जी साथ जी। ही साथ बीमारियां भी बहुत सारी बढ़ते ही जा रही है। जब तक एक बीमारी की दवाई खोजी जाती है तब तक दूसरी बीमारी सामने आ जाती है। जी जी आखिर इन सब का कारण क्या है? जी जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ऐसा- क्योंकि ये सवाल कई लोगों के मन में आता है कि आज हम देखते हैं डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर्स के बढ़ने के साथ तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। अब इसका मुख्य रीजन क्या है? क्योंकि जो बीमारियां जो पैदा हो रही है उसका रीजन क्या है, उसको हमें समझना होगा सबसे पहले तो, कि क्यों बीमारियां पैदा हो रही है और क्या हम उसका सही इलाज कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर सोचें, हम अपने दादा परदादा के बारे में भी सोचते हैं, तो हमें ये याद आता है कि भाई हमारे दादाजी या परदादा, आप में से कई लोग जो सुन रहे हैं वो ये अपना अनुभव सुनाएंगे कि वो कभी डॉक्टर के पास भी नहीं गए, उन्होंने डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा, कभी एक इंजेक्शन भी नहीं लिया, फिर भी वो 100 साल तक जिए, है ना। और आज हम जो देख रहे हैं जीवन की जो क्वालिटी या हेल्थ की जो क्वालिटी है, और हेल्थ कितना कम भी माना, आयु भी कितनी कम हो गई, तो ये सब चीजें कई लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं। तो इसका एक मुख्य बहुत कारण है, क्योंकि आज हम अगर देखें कौन सी बीमारियां बढ़ रही है, तो आज आपको हर घर में ब्लड प्रेशर का एक पेशेंट जरूर मिलेगा। डायबिटीज वाले आपको बहुत मिलेंगे। डायबिटीज के मामले में भारत विश्व की राजधानी बन चुका है। हार्ट अटैक के केसेस आपको ज्यादा मिलेंगे। हार्ट पेशेंट्स हम आए दिन सुनते हैं कि अरे फलाना जो है वो, उसको बहुत अच्छा था और उसको हार्ट अटैक हो गया और वो चला गया। और अच्छा, यंग यंग लोगों में हो रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर्स में भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर्स इससे वंचित है। 35 साल, 36 साल, 40 साल ये उम्र में ये हो रहा है। कैंसर की बीमारी जो है वो इतनी बढ़ रही है। तो ये जो सारी बीमारियां बढ़ रही है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। इन सब बीमारियों को कहा जाता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो गलत जीवन शैली ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और जब तक ये कारण का निवारण नहीं किया जाता है, तब तक हम बाहर से कितना भी कुछ मर्जी करते रहे, दवाई लेते रहे, उससे टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जी। तो लाइफस्टाइल को ठीक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब आपसे अब ये भी पूछना चाहेंगे, फिर आप इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें कि आखिर लाइफस्टाइल क्या, किस तरीके की लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए। जी जी जी। देखिए, लाइफस्टाइल शब्द सुनते हैं ना तो लोगों को लगता है कि स्टाइल में जीना माना लाइफस्टाइल। ऐसा भी लोग समझते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल का मतलब है जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने का तरीका। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो भी कर्म करते हैं, विचार जो हम करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, वो सारी चीजें लाइफस्टाइल के अंतर्गत आती है। मतलब सुबह हम उठते कितने बजे हैं, उठने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम नाश्ता कितने बजे करते हैं, फिर उसके बाद जो भी हर एक के अपने जो भी रूटीन्स होते हैं, उस अनुसार फिर दोपहर का भोजन कितने बजे करते हैं, कितना खाते हैं, फिर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, हम कुछ हमारे कुछ ऐसे आदतें तो नहीं है, जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत होती है, किसी को गुटखा खाने की आदत होती है, किसी को ड्रिंक्स लेने की आदत होती है। ऐसी कोई हार्मफुल हैबिट्स तो नहीं है मेरे अंदर। और फिर और भी जैसे रात को फिर हम क्या करते हैं, मेरे मेरे रिलेशंस कैसे हैं सबके साथ, मेरा सबके साथ व्यवहार कैसा है, घर में मेरा व्यवहार कैसा है। कई लोग बाहर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, लेकिन घर में उनका व्यवहार बहुत बुरा होता है। तो ये सब चीजें, और रात को सोते कितने बजे हैं, रात को सोते कैसे हैं, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल है। इन शॉर्ट अगर हम कहें
तो हमारा जो आहार विहार, आयुर्वेद में उसको कहा है आहार और विहार, ये दो ही शब्द यूज किए हैं। तो ये आहार और विहार ये इसमें मुख्य रोल प्ले करते हैं, और बाकी भी बहुत सारी चीजें इसके सराउंडिंग रहती है। वैसे इसको जिससे आपने बताया। जी 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 जी, इसको आप कुछ इसको बोल ही रहे हैं। आयुर्वेद ने भी बहुत सुंदर रीति से बताया है, दिनचर्या के नाम से। तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीका बताया कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, हमारी दिनचर्या होनी कैसी चाहिए। जैसा आपका जो क्वेश्चन था कि भाई लाइफस्टाइल आखिर होनी कैसे चाहिए, तो अभी तो लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, कई सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देर रात तक जागना, हम्म, जैसे टीवी तो आजकल सबके पास आ गया ना, जैसे मोबाइल में सबके टीवी आ गया, तो हर एक का जो है वो सोने का टाइम जो एक्सटेंड हो गया। पहले तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो टाइम पे सोते थे, टाइम पे जागते थे, लेकिन अभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, प्रोग्रेस की हमने, तो ये सोने का टाइम क्या हो गया अभी, 12 बजे का टाइम ये नेचुरल नॉर्मल टाइम हो गया सबके लिए। लोग सोचते हैं 12 बजे सोते हैं माना हम टाइम पे सोते हैं, ऐसा कई लोग मिलते हैं हमें, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल टाइम पे सोते हैं। कितने बजे सोते हो भाई? 12 बजे सो जाते हैं। तो 1 बजे तक, 2 बजे तक भी कई लोग ऐसे रहते हैं कि रात रात भर जागते रहते हैं, और उनको ये भी पता नहीं कि इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट मेरे बॉडी पर हो रहा है। तो इसीलिए ये जो सारा बिगड़ गया है इसको सही करना बहुत आवश्यक है, और आयुर्वेद ने इसके लिए बहुत सुंदर उपदेश किया है। आयुर्वेद ने कहा है कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद कहता है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। माना जिसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है उसको ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि ब्राह्म मुहूर्त किसको कहेंगे, तो सूर्योदय से 1 प्रहर पहले का जो समय है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर सूर्योदय 7 बजे होता है तो उसके 1 प्रहर माना 3 घंटे पहले का समय, माना 4 बजे का समय, ये ब्राह्म मुहूर्त है। अगर सूर्योदय जहां पे 6:30 बजे होता है तो 3:30 बजे का समय ये ब्राह्म मुहूर्त है। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए किसको? जिसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ऐसा कहा है स्पष्ट रूप से। उसके बाद फिर दंत धावन, आजकल हम कई सारी टूथपेस्ट यूज करते हैं और हमारे दांतों की हेल्थ और ही ज्यादा बिगड़ती जा रही। डेंटिस्ट के पास लंबी लंबी कतारें होती है और लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे दांत इतने खराब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वही सब गड़बड़ मामला है। उसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आयुर्वेद ने जो बताया है कि जैसे नीम, नीम का दातुन कई लोग करते भी हैं। नीम का जो है एक छोटा सा स्टिक लेते हैं निकाल के और उसको चबाते हैं, और वो जो रस है आप करके देखिए एक बार। मैं तो सभी को जो सुन रहे हैं उनको कहूंगा कि आप करके देखिए कि उसका कितना अच्छा इफेक्ट हमारे दांतों पर पड़ता है, और न केवल दांतों पर लेकिन मुंह में और गले में जो जमा हुआ कफ है वो भी सारा बाहर निकल जाता है। बहुत क्लियर और बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुंह में। तो इसीलिए ये भी सब चीजें बताई है कि भाई दांत हमें कैसे वो करने हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है आयुर्वेद ने, वो उठने के बाद हमें पेट साफ होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पेट साफ होता है तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। तो इसीलिए सही समय पर उठते हैं, सही समय पर अगर हम शौच विधि करते हैं, उसको शौच विधि नाम दिया है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद सही समय पे हम नाश्ता करते हैं, हम अपने काम पे जाते हैं, थोड़ा बहुत हम एक्सरसाइज करते हैं अगर टाइम निकाल के, जैसे आधा घंटा भी अगर किया हमने, 20 मिनट भी किया, जो भी पॉसिबल है जिसके लिए। सबसे इजी और सबसे बेस्ट तो वॉकिंग है, सभी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे खाने के लिए भी बहुत सुंदर ये बताया है कि भाई सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, रात का भोजन कैसा होना चाहिए, रात को सोना कितने बजे चाहिए ये भी बताया। सोने के लिए भी बताया कि सूर्यास्त के 1 प्रहर के बाद सो जाना चाहिए। अगर सूर्यास्त 6:30 बजे हो रहा है तो उसके 3 घंटे के बाद हमें सो जाना चाहिए, ये आइडियल है। तो ये सब चीजें पहले के लोग फॉलो करते थे। पहले के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रात को जैसे अंधेरा हो जाता था तो जल्दी खाना खा लेते थे। वैसे भी ये भी एक बहुत समझने की बात है कि सूर्य की जो शक्ति है उसका हमारे डाइजेस्टिव फायर के साथ कनेक्शन होता है। तो इसीलिए सूर्य जब तक है तब तक खा लो। इसलिए कई लोग सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं शाम का भोजन। तो चलो सूर्यास्त से पहले पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 8 बजे तक तो खा लेना चाहिए, क्योंकि रात के भोजन के बाद सोने में कम से कम 2-3 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि हमने खाना खाया और तुरंत सो गए, वो ठीक से हजम नहीं होगा। और सुबह का नाश्ता अच्छी तरह से पेट भर के हम खा सकते हैं, हेवी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दोपहर का भोजन थोड़ा मध्यम, और रात को तो कम खाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जनरली उल्टा होता है। सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट, अंग्रेजों का तो, अंग्रेज तो चले गए लेकिन हम उनको अभी भी फॉलो करते हैं। तो फास्ट को ब्रेक करने के लिए चाय के साथ बिस्किट, टोस्ट, बटर, ऐसा कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और फिर उसके बाद टिफिन लेके जाते हैं छोटा सा ऑफिस में। तो टिफिन भी जो है वो खाने के बाद फिर जो बची हुई सारी जो रही सही कसर है, वो फिर शाम के भोजन पर निकलती है। क्योंकि सारे घर के मेंबर्स इकट्ठा बैठ के फिर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बना के खाते हैं। लेकिन फिर शाम को हम खाने के बाद तो कुछ एक्टिविटी करते नहीं है, सो जाते हैं। तो इसीलिए ये बातें समझना बहुत आवश्यक है। हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी हैप्पी एंड वाइज। लेकिन ये छोटा सा सिंपल प्रिंसिपल भी अगर हम फॉलो करते हैं अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में, कि हम अगर अपना सोने का टाइम भी ठीक करते हैं, और इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे साइंस है, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि हमारे जो नींद के जो साइकिल्स होते हैं, ये 1.5 से 2 घंटे का एक साइकिल होता है। और उस एक साइकिल में हमारी जो डीप स्लीप का ड्यूरेशन है वो लगभग 20 मिनट के आसपास होता है। तो ये जो डीप स्लीप है वो हमारे माइंड और बॉडी को चार्ज करती है सही मायने में। तो 1 बजे से पहले पहले डीप स्लीप का ड्यूरेशन ठीक डबल होता है, 40 मिनट 2 घंटे में होता है। जो 1 बजे के बाद 2 घंटे में 20 मिनट इतना हो जाता है। मतलब अगर आप जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं तो कम समय में आपका ज्यादा चार्जिंग हो जाता है। अगर आप 10 बजे सो के 4 बजे उठते हैं तो 10 से 1 3 घंटे में 6 घंटे का चार्जिंग हो जाता है। और 1 से 4 3 घंटे में 3 घंटे, माना 6 घंटे हम इन्वेस्ट करते हैं नींद में, लेकिन फायदा मिलता है 9 घंटे का। और इसके बजाय आप अगर 12 बजे सो के 8 बजे भी उठते हैं तो आपने इन्वेस्ट किए 8 घंटे, माना 2 घंटे आप एक्स्ट्रा सोए, फिर भी कितना फायदा मिलेगा, उसका रिटर्न कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने के बाद भी चार्जिंग कितना होगा, 12 से 1 घंटे में 2 घंटे का चार्जिंग, और 1 से 8 7 घंटे का, 7 और 2 9। यहाँ भी 9 घंटे का फायदा मिल रहा है, वहां भी 9। लेकिन यहाँ हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं जब हम लेट सोते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, बैठे बैठे लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं, फिर ऑफिस में जाते कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। आजकल तो ये मोबाइल तो गांव गांव में पहुंच गया है। तो मोबाइल के फायदे भी है, जैसे ये प्रोग्राम भी अभी मोबाइल के माध्यम से कई लोग देख रहे होंगे, लेकिन फिर उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। तो इसीलिए इस मामले में हमें स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना ये बहुत बहुत आवश्यक है, और अपनी जो दिनचर्या है उसको सही करना। और इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं, क्योंकि मन का और शरीर का कंटिन्यूअस रिलेशन है, जिसको हम कहते हैं माइंड बॉडी रिलेशनशिप। हर सेकंड हमारे मन के एक एक विचार का प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ रहा है। तो इसलिए मेरे विचारों की क्वालिटी कैसी है, क्या पॉजिटिव विचार चल रहे हैं, नेगेटिव विचार चल रहे हैं, कैसे विचार चल रहे हैं, ये भी हमारे लाइफस्टाइल को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो स्ट्रेस आजकल जो बढ़ गया है, तो उसको भी कम करने में हमें ये विचार हमारे हेल्प करते हैं। जितने हम पॉजिटिव रहते हैं हर सिचुएशन में, उतना फिर उसका अच्छा असर हमारे हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है। तो इसीलिए आहार, विहार और आचार, विचार, ये 4 चीजें हमारे दिनचर्या में अगर सही है तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा असर हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ता है, और हमारा सब प्रकार का हेल्थ सही रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसको हम संपूर्ण स्वास्थ्य, हमने फर्स्ट लेक्चर में शायद इसको डिस्क्राइब किया था। भाई साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने पूरा एक लाइफस्टाइल को भी बताया, आयुर्वेद में जो वर्णन है उसको भी पूरा बताया, पर कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि कई बातें हम थोड़ी बहुत जानते भी है,
लेकिन वो जो ताकत है, वो जो दृढ़ता है ना, वो नहीं आ पाती कि कैसे इस पूरे लाइफस्टाइल को फॉलो करें। जी, तो उसके लिए क्या किया जाए, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। जैसे आपने बताया, दृढ़ता से ज्यादा मैं समझता हूँ हम अपनी प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं, हम इम्पोर्टेंस किस चीज को दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब युवा रहते हैं तो हेल्थ तो अच्छी रहती है युवा लोगों की, जो यूथ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारा का सारा ध्यान उनका एक ही चीज पे रहता है कि बस मुझे जल्द से जल्द पैसा कमाना है, जल्द से जल्द अमीर होना है, जल्द से जल्द नाम कमाना है, जल्द से जल्द अपना पोस्ट पोजीशन हासिल करना है। और उसके लिए वो सब कुछ चीजें दांव पे लगा देते हैं, अपनी हेल्थ को भी दांव पे लगा देते हैं। तो होता क्या है कि जवानी में या यूथ एज में हमने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया और सारा फोकस हमारा इसी के ऊपर रहा कि पैसा कमाना है। एक समय ऐसा आता है 40 की एज क्रॉस कर लेते हैं, तो वो जो कमाया हुआ पैसा है ना, धीरे धीरे हेल्थ जो है वो अपना जवाब देना शुरू कर देती है। तो जो सारा कमाया हुआ पैसा है ना, वो उस हेल्थ को वापस लाने में लगाना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि भाई अब सारा समय गंवाया पैसा कमाने के पीछे, अब सारा कमाया हुआ पैसा लगा रहे हैं जो गंवाई हुई हेल्थ है उसको वापस लाने के पीछे, तो हिसाब तो बराबर हो जाता है। इसके बजाय अगर हम थोड़ा सा बैलेंस रखें जीवन में कि भाई ठीक है पैसा भी कमाना है मुझे, लेकिन अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं मुझे हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और दूसरी जो आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज तो आपकी अच्छा, वैसे। ओके। जी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। एक तो हम प्रायोरिटी समझे कि मुझे महत्व किस चीज को देना है, और ये संतुलन या बैलेंस को जरूर महत्व दे अपने जीवन में, सब चीजों का बैलेंस रखें। ठीक है मुझे पैसा भी कमाना है, लेकिन मेरी हेल्थ को नहीं गंवाना है उसके पीछे। मुझे अपने रिलेशंस में भी समय देना है। लोग अपने रिलेशंस को खराब कर लेते हैं, अपने जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, वो बेचारे उसकी वजह से दुखी रहते हैं। तो इसीलिए ये सभी चीजों में संतुलन रखें, हम पैसा भी कमाएं, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, और संबंध भी अपने सही रहे, संबंधियों को भी समय दे जहां पे जरूरत है वहां। जी भाई साहब, एक ऐसे ही भाई थे भाई साहब, उनके बारे में हमने सुना था। वो कहते थे, अपना अनुभव बताते थे कि मैं, मेरे पास बहुत धन है, सब कुछ है, और जो मेरी फैमिली है वो बहुत अच्छे से घूमती है, खाती है, फिरती है। मैं उसको एक से एक अच्छी गाड़ियां देता हूँ। लेकिन वो भाई कहते थे कि बस एक चीज की कमी है कि मैं सब कुछ देता हूँ लेकिन मैं उन्हें टाइम नहीं दे सकता। बस बहुत पते की बात कही आपने। जी। तो ये बहुत जरूरी समझने की बात है कि जीवन में प्रायोरिटीज क्या है और उसको बैलेंस कैसे करके चलना है। जी बिल्कुल। बस अब एक क्वेश्चन पूछा है एक बहन ने हम्म। कि हाँ, कोविड होने के बाद जो वीकनेस है वो कितने समय तक रहती है। ये क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तो ये मन का प्रश्न है उनके। जी जी जी। देखिए एक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी सिवियरिटी कितनी थी कोविड की। अब इसमें तीन प्रकार देखे गए हैं कि बहुत ज्यादा सीवियर, मीडियम और बहुत लाइट। तो जितना ज्यादा सीवियर होगा उतना वीकनेस रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो हो सकता है आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लगे। अगर मध्यम रीति का इन्फेक्शन हुआ है, ज्यादा लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हैं, घर में ही मैनेज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा था, तो उसको रिकवर होने में 2 महीने लग सकते हैं। और अगर थोड़े हल्के लक्षण आ गए थे तो वो जो वीकनेस है वो 1 महीने में भी रिकवर हो सकता है। ठीक है, इसलिए लक्षणों के अनुसार और उसकी सीवियरिटी के अनुसार ये रिकवरी में टाइम कम ज्यादा लग सकता है। अच्छा। ठीक है सब। और एक क्वेश्चन और आया था जी कि जैसे कोविड जब तक था तो पहले आसानी से मास्क लगाया जा सकता था, लेकिन कोविड के बाद जो है भीड़ भाड़ वाली जगह में भी यदि मास्क लगाते हैं तो अब घबराहट होने लगती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? शायद एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा देखिए जवाब। दो चीजें हैं इसमें। एक तो हम अननेसेसरी मास्क ना लगाएं, ये भी बहुत समझ, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो अभी मैं बता रहा हूं। लोग इतने ज्यादा कॉशियस हैं कुछ लोग कि वो जहां पे जरूरत नहीं है, अब आप अपनी केबिन में बैठे हैं या आप अकेले अपने कार में हैं, तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है।
आप अगर 2-4 लोगों के साथ में बैठे हैं तो आपको मास्क की जरूरत है, और वो भी अगर आप 6 फीट के डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे बैठे हैं तो मास्क की जरूरत है। तो ये पहले समझ लें कि मास्क की जरूरत कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो एक मन के ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ है, देखा है कि इतने लोग अपनी जान गंवा बैठे, तो ये एक मृत्यु का भय, उसकी वजह से फिर क्या होता है कि भाई भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने पर भी ऐसा लगता है कि भाई मुझे कहीं हो ना जाए, और वो जो डर है जो मन में हावी रहता है उसकी वजह से भी वो मास्क लगाने के बाद भी वो हिम्मत नहीं होती है वहां जाने की। तो इसके लिए डरे नहीं, ये सोचे कि भाई जो भी होना है वो होगा। देखिए, ये हम बात समझ लें कि मेरे नसीब में जो है वो होने वाला है, लेकिन जितनी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं उतनी जरूर लें। तो इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा बेफिक्र भी नहीं रहना है। दोनों के बीच का बैलेंस ये अपनाना बहुत आवश्यक है। जी, मतलब हम थोड़ा प्रिकॉशंस रखें और इस बात से थोड़ा Precautions। निर्भय होकर चले। प्रिकॉशन जरूर रखें, खास करके अभी के समय में जब सब सोच रहे हैं कि अभी चलो कोरोना गया गया गया, ये समय बहुत कॉशियस रहने का होता है, क्योंकि लोग अपना सब कुछ जो है वो बंद कर देते हैं यूज करना। लेकिन हमें तीनों चीजें यूज करनी है, सैनिटाइज भी करना है अपने हाथों को, मास्क भी यूज करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी तो जी। हम आशा करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो भाई बहनों के मन में होंगे उसका उत्तर उन्हें मिला होगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन रहे तो आप हमें चैट में भी लिख सकते हैं, फिर हम समय रहा तो भाई साहब से अवश्य पूछेंगे इसके बारे में। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पूनम दीदी के लिए भी है। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक ही था संतुष्टता के ऊपर, तो जो प्रश्न है हमारे वो भी संतुष्ट जीवन से संबंधित ही आपके लिए है दीदी। तो दीदी मेरा पहला प्रश्न ये है कि दुनिया में एक भ्रांति है कि अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस है ना वो रुक जाती है। तो ये कहाँ तक सही है और आपका इसके बारे में क्या विचार है? जी, कई लोग यही समझते हैं कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहेगा और हमारी उन्नति नहीं होगी, फिर हम जितने हैं जैसे हैं वहीं ही रह जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इस प्रकार की मन में लोगों के अंदर उत्पन्न होता है कि संतुष्ट आखिर हो क्यों हम। परंतु संतुष्टता एक ऐसी चीज है जो सर्व गुणों की खान कहा जाता है, जिसे कहते हैं ना, जहाँ संतोष धन आ जाए वहां सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। गोधन गजधन सब रतन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। अर्थात जब हम अंदर ही अंदर संतोष को अनुभव करते हैं तो उसके पीछे खुशी आती है, और खुशी के पीछे फिर हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, उमंग आता है, उत्साह आता है, सुख की अनुभूति होती है। हर एक गुण उस संतुष्टता के गुण से जुड़ा हुआ है। परंतु लोग ऐसा समझते हैं कि जहाँ हम संतुष्ट हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परंतु संतुष्टता एक अलग चीज है, और बीइंग एम्बिशियस यानी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य लेकर चलना वो अलग चीज है। तो जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि हम अंदर ही अंदर एक संस्कार को डेवलप कर, वो है खुश रहने का संस्कार, टू बी हैप्पी। आप सोचिए, जीवन में आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये प्राप्त करूंगा या मैं ये प्राप्त करूंगी तब मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मैं तब संतुष्ट हो जाऊंगी। मीन्स मैं अपनी खुशी को, अपने संतोष को किसी वस्तु पर, किसी चीज पर, किसी घटना पर आधारित रख रही हूँ। जब वो हो जाएगी तब मैं संतोष को प्राप्त करूंगी। अब वो कब आएगी, इसका मतलब इस घड़ी, इस लम्हे में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो जब मैं इस लम्हे में, घड़ी में संतुष्ट नहीं हूँ तो मेरी पूरी एनर्जी, जो सकारात्मक एनर्जी है, वो कार्य करना बंद कर देती है। तो इसके लिए हमें एक लेसन अध्यात्म में सिखाता है कि मैं जो इस घड़ी हूँ, जैसी हूँ, जो मेरे पास है, जो भी मेरे पास परिस्थितियां हैं, जो लोग मेरे साथ रहते हैं,
उन सब के साथ मैं खुश हूँ, वे सब सही है और मैं उनकी प्रशंसक हूँ, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। आई अप्रिशिएट देम। तो जब मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ इस प्रकार से, मेरी उन्नति आगे होने लगती है। और जब जब हम असंतुष्ट होते हैं किसी भी बात से, किसी व्यक्ति से, स्वयं से कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं, कभी अपने संस्कारों से असंतुष्ट हो जाते हैं, यानी हम अपनी एनर्जी को, हमारी सकारात्मक एनर्जी को घटा रहे होते हैं। तो जहां हम अपने भरे ग्लास पर नजर नहीं डाल पा रहे, सिर्फ खाली ग्लास पर ही नजर जा रही है, इसीलिए शक्ति नहीं बढ़ पाती। संतोष अलग चीज है, और हमारे जीवन में कोई लक्ष्य का होना, किसी टारगेट का होना, वो अलग चीज है। तो हमारी खुशी उस पर निर्भर नहीं है। आप देखते हैं ना, दुनिया में कितने फेमस लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स हैं, बिजनेसमैन है, रिचेस्ट लोग हैं, बहुत नंबर 1 जो टॉप पर पहुंच चुके हैं वो भी लोग हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 1 पर है, टॉप पर है, वो खुश भी हो, ये जरूरी नहीं। तो जो अचीवमेंट्स है, हमारे प्राप्तियां हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें खुश रहने का जो संस्कार बनाना है वो हमारे हाथ में है कि हर हाल में हम खुश रहें। कैसे भी हाल हो, हम मौज में खुश रहें, मस्ती में रहें, अपने उमंग में रहें। एक बार की एक किस्सा घटना याद आता है मुझे कि एक बाहर का पर्यटक, विदेशी, भारत में आया था। तो उसकी नजर एक फल सब्जी बेचने वाले के दुकान पर गई। तो वो जो दुकानदार था वो आराम से लेटा हुआ था, और उसको कोई टेंशन नहीं, फिकर नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता उसके चेहरे पर नहीं। तो पर्यटक उसके पास आता है और कहते, भाई तुम क्या कर रहे हो, लेटे क्यों हो, थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ, थोड़ा आवाज लगाओ तो तुम्हारे पास लोग आएंगे, तुम्हारी सब फल सब्जियां बिक जाएंगी। तो कहते हैं अच्छा तो क्या होगा, तो उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आएगा, और उस पैसे से फिर तुम क्या करना, इससे बढ़िया दुकान खरीदना, तुम्हें सड़क पे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा फिर इससे क्या होगा, तो कहा कि इसके बाद तुम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा पाओगे, उनके लिए घर बना पाओगे। तो बोला उससे क्या होगा, बोले इससे तुम्हारा जो बुढ़ापा है उसमें तुम सुखी रह पाओगे। उससे क्या होगा, तो तुम आनंद पूर्ण अपने जीवन को व्यतीत कर लोगे। तो बोले अभी क्या कर रहा हूँ, अभी भी तो वही कर रहा हूँ। तो लिविंग इन दिस मोमेंट, मतलब आप उस मोमेंट के बारे में सोच सोच कर आज के युग को, आज के जीवन को, आज के पल को अगर गंवा देते तो सिर्फ महान मूर्ख तो किसी को नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए ये लम्हा मेरे हाथ में है, इसमें मैं खुश हूँ, तो जो मुझे आगे मिलेगा उसमें मैं खुश रहूंगी। तो कई बार होता है ना, बच्चे लोग भी एग्जाम देते हैं या किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो किसी किसी के 95 मार्क्स आते हैं, यानी 100% में से 95% पे पास हुआ, लेकिन उसकी द्वितीय श्रेणी में आया, यानी सेकंड डिवीजन में आया। और एक बच्चा है जो केवल 40% मार्क्स लेकर आया, 40% सिर्फ पासिंग बाउंड्री पर पहुंचा है। तो वो 95% मार्क्स लेने वाला जो सेकेंड ग्रेड में आया, वो रो रहा है कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। और दूसरा है जो 40% पे पास हुआ, मिठाइयां बांट रहा है, डांस कर रहा है, गाना गा रहा है। तो ज्यादा बेहतर कौन हुआ, यानी जितना मैंने अपनी क्षमता से पुरुषार्थ किया उसका मुझे मिला। तो इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं, मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ, मैं स्वयं के पुरुषार्थ से, एफर्ट से संतुष्ट हूँ। जब हमने अंदर ये चीज लाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि प्राप्ति जो हमें हो रही है हमारे पुरुषार्थ से रही है, उससे संतुष्ट रहना, हमें एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। तो दीदी, आध्यात्मिकता किन किन बातों में हमें संतुष्ट रहना सिखाती है? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि अध्यात्म में हम किन किन बातों में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। तो हम एक एक सीक्वेंस करके देखेंगे स्लाइड के माध्यम से। सबसे पहला, अध्यात्म में सिखाता है कि आपको जो प्राप्त हुआ है इस जीवन में, whatever you have achieved in this birth, उस सबसे खुश रहे। तो सबसे पहला, खुशी हमें देखनी है अपने इस शरीर, ये जो शरीर हमें मिला है। सबसे पहला चित्र दिखाएंगे, लंबा, नाटा, गोरा, पतला, दुबला, जिस प्रकार का शरीर हमें परमात्मा ने दिया है उसमें हम खुश रहें। चाहे हम नाटे दिखते हैं, चाहे हम चौड़े दिखते हैं, मोटे दिखते हैं या लंबे दिखते हैं, जैसे भी दिखते हैं, हमें उसमें
परमात्मा को शुक्रिया करना है, शुक्राना करना है कि मैं जो हूँ, जैसा भी आपने मुझे बनाया है, आई एम हैप्पी। नेवर कंपेयर, अपने आप की तुलना किसी से नहीं करें कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है, वो मुझसे ज्यादा गोरा दिखता है या काला दिखता है, जो भी है। पहले तो शरीर से। अब आप देखेंगे समाज में ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिनके शरीर में कोई व्याधि है, कोई प्रॉब्लम है, कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, बट दे आर स्टिल नॉट कंप्लेनिंग। कभी भी वो शिकायत नहीं कर रहे कि मुझे ये दर्द है, मुझे वो दर्द है। उनके चेहरे पे भी शिकन नहीं आती है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे। और कई ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, जरा सी खरोच चाहिए, जरा सा जो है रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होते हैं, और 10 लोगों को बता बता कर अपने जो दुख है, दर्द को वो बढ़ा देते हैं। ऐसे ही तो लोग होते हैं। तो ये कंप्लेन करके अपनी जो व्याधि है उसको बढ़ा देते हैं। तो शरीर से संतुष्ट। दूसरा है संबंधों से संतुष्ट। संबंधों से, अब हमारे संबंध कहाँ कहाँ है? जहाँ हमारा परिवार है, घर है, एक तो संबंध वहां पर है। दूसरे, जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र है, वहां पे भी हमारे संबंध होते हैं। तो जहाँ पर हम वर्क कर रहे होते हैं, जिस स्थान पर हम वर्क कर रहे होते हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाँ जी जी। तो जहाँ हम वर्क कर रहे होते हैं उस स्थान पर भी हमारे इंटरेक्शन होते हैं, सभी के साथ मेल होता है। तो उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन है? क्या हम वहाँ संतुष्ट हैं या उनकी कमियां देखते हैं, उनकी कमजोरियां देखते हैं? उनसे संतुष्ट रहना बहुत आवश्यक है। जब हम उनके साथ संतुष्ट रहते, चाहे हमसे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हमारे से पोस्ट में बड़ा हो या हमसे जूनियर हो, सीनियर हो, कैसा भी हो, उससे हमें संतुष्ट रहना है। लेकिन संतुष्ट रहने के लिए हमें उनके अंदर में उनकी जो ज्योति है, उनका जो रियल नेचर है, उसको हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन में ऊंच नीच आती रहती है। तो हमें उस समय ये ध्यान में रखना है कि हम एक पिता के बच्चे हैं। रिलेशनशिप की पिक्चर दिखाइए जहां पर हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। इंटरेक्शन, तो जहां हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें ये याद रखना है, हम एक पिता के बच्चे हैं। हम एक साथ एक कर्म क्षेत्र पर आए हुए हैं। हर एक की अपनी अपनी एक विशेषता है। दूसरा, हमें ये याद रखना है कि हम उस प्यार के सागर परमात्मा की संतान। तो आपस में हमारा कितना प्यार का नाता, एक्सेप्टेंस का नाता, खुशी का नाता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये याद रखना है कि इन सब की भूमिका अलग अलग है। क्योंकि कहीं कहीं कुछ होगी आत्माएं जो आपके साथ एंजॉय करेंगी और कहीं कहीं वो नहीं भी कर सकती है। तो उनकी अपनी अपनी एक भूमिका है। उस भूमिका को भी देखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में भी संतुष्ट होना जरूरी है। तीसरी संतुष्टता है मेरा स्थान, घर। घर है या ऑफिस है। आजकल देखिए इस युग में 21वीं सदी में तो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जॉब छोड़ते हैं, बदलते रहते हैं, नई नई जॉब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो एक प्लेस से संतुष्ट नहीं, अपने घर से संतुष्ट नहीं है। तो वो घर को भी बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। क्यों संतुष्ट नहीं है? आप अगर अपनी तुलना उन लोगों से करें जिनके रहने के लिए घर ही नहीं है, जिनके घरों में छतें ही नहीं है, तो आप पाएंगे कि आपके पास बेहतर है, उनसे ज्यादा है। तो इसीलिए स्थान से भी संतुष्टता चाहिए जहां हम रहते हैं। और फिर दूसरी है संतुष्टता हमारी पोजीशन से। पोजीशंस अर्थात व्हाट आई हैव, जो जो मेरे पास है, जो जो चीजें, वस्तुएं परमात्मा ने मुझे दी है, उन सब से मैं संतुष्ट हूँ, पूर्ण रीति संतुष्ट हूँ। जो मुझे प्राप्त हुआ वो शायद किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। और इस प्रकार से पोजीशन से भी संतुष्ट। कहावत है कि कहते हैं ऐसा लोग, आपकी जो कार है वो पुरानी कब होती है? अगर मान लीजिए एक ही दिन हुआ है आपको कार खरीदे हुए, तो वो पुरानी कब हुई? जब पड़ोसी की नई कार आ जाती है। जब पड़ोसी की नई कार आ जाती है तो क्या होता है, अपनी कार पुरानी लगने लगती है, राइट। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान रखना है कि जो मुझे मिला वो किसी और को नहीं प्राप्त हुआ है। और फिर नेक्स्ट जो संतुष्टता है वो याद रखनी है प्रकृति माँ से। कई बार हम प्रकृति से भी कंप्लेन करने लगते हैं। सीजन से, अभी बारिश हुई तो लोग कई प्रश्न करते रहते हैं ऐसा कि अभी बारिश क्यों हुई, अभी तो नहीं होना चाहिए था इसको। गर्मी होगी तो बोलेंगे हाँ कितनी गर्मी है, ओ भगवान आपने ये गर्मी को क्यों क्रिएट किया। ठंडी होगी तो कहेंगे कितनी ठंडी है, थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। मतलब हर वक्त
इंसान अपने मर्जी से चाह रहा है कि प्रकृति मेरे अनुसार करे, लेकिन प्रकृति तो वही कर रही है जो उसको करना चाहिए, वो वही कर रही है जो उसको करना चाहिए। इसीलिए एंजॉय करना हमें हर सीजन को, चाहे बारिश पड़े, अप्रिशिएट करिए कि आपने कितनी सुंदर रेन, कितनी सुंदर बारिश हो रही है, कितना सुंदर प्रकृति ने हरा भरा कर दिया, सब पेड़ पौधों को तरोताजा कर दिया। धूप आ रही है तो धूप को भी अप्रिशिएट करिए कि हमें विटामिन डी मिल रहा है फ्री में, भी वो भी हमें फ्री में मिल रहा है ना, उसको अप्रिशिएट करिए। जिस प्रकार की सीजन हमें एनवायरनमेंट में दिख रही है, वातावरण दिख रहा है, उसको उसकी मौज लीजिए, उसका गुणगान करिए। तो इन सबसे हमें संतुष्ट रहना है। फिर नेक्स्ट संतुष्टता है परमात्मा से। कई लोग भगवान से भी असंतुष्ट हो जाते हैं, ईश्वर से भी कंप्लेन करने लगते हैं, हे ईश्वर तुमने उनको तो दिया पर मुझे नहीं दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो वो दाता है, उसे पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो उसमें मुझे संतुष्ट रहना है। और लास्ट संतुष्टता है अपने आप से, संस्कारों से। हम संस्कारों को परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है जितना सामने वाले ने किया। तो दुखी मत होइए, क्योंकि मैंने अपनी क्षमता अनुसार अपने आप पे काम किया हुआ है। तो अपने आप से जो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो रहा है उनसे भी खुश रहना सीखिए। ये है संतुष्टता। जी दीदी, जैसा आपने बताया ही, कार वाला जो उदाहरण दिया, मैं यही बात कहना भी चाह रहा था। एक भाई है पहचान में, वो भाई के पास में 2 कारें हैं, बहुत अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है। वो भाई कभी कभी यहाँ आते हैं, जुड़े हुए हैं, तो जब भी वो आते हैं तो हमेशा दुखी ही रहते हैं वो, माना कि यहाँ आते हैं, उन्हें रिलैक्स होते हैं सेंटर पे जब आते हैं। तो वो एक बात बोलते हैं हमेशा कि मेरे पास ना उस पड़ोसी ने भैया साइड में ना, उसने इतना अच्छा मकान अपना अच्छा कर लिया, उसने अभी एक नई कार भी खरीद ली। और वो हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो देखते हैं साइड वाले को तो उनको अपनी कार छोटी लगने लग जाती है। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर असंतुष्टता जो इस तरीके से आती है, तो जानते हैं कि हमें संतुष्ट रहना है, लेकिन इस असंतुष्टता के आने पे हम खुद का उपचार कैसे करें? क्या करें हम जिससे हम संतुष्ट जीवन को जी सके? राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है कि संतुष्टता नहीं, माना क्या है फिर? असंतुष्टता। और असंतुष्टता एक बीमारी ही कहेंगे, इसका उपचार कैसे करें? तो जैसे हम हर एक बीमारी का एक इलाज करवाते हैं, लेकिन इलाज करने के पहले डॉक्टर ये जांच करता है कि ये बीमारी आई कहाँ से, इस बीमारी का कारण क्या है। वो पूछता है ना, आपने क्या खाया था, आपने क्या पिया था, कहाँ गए थे, डॉक्टर हर चीज पूछते हैं। तो उसका पहले सिम्टम लगाते हैं कि ये बीमारी आई कहाँ से, कारण क्या है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो ये असंतुष्टता के 3 कारण होते हैं, पिक्चर में हम देखेंगे। पहला कारण है असंतुष्टता का ईर्ष्या। ये बहुत गहरा है, ये अदृश्य है, दिखती नहीं है परंतु होती है। ईर्ष्या, जब हम सामने वाले व्यक्ति में ये देखने लगते हैं, राइट, ये पिक्चर है इसका। तो जब हम ये देखने लगते हैं कि सामने वाला जो डिजर्व कर रहा है उसे वो प्राप्त हो रहा है पर हमसे सहन नहीं हो रहा है, उसकी प्राप्ति, उसकी प्रगति, उसकी उन्नति हमसे देखी नहीं जा रही है, उसे कहते हैं ईर्ष्या। और ईर्ष्या ऐसी चीज है जो सर्प के दंत की तरह इंसान को अंदर ही अंदर जहरीला कर देती है। बहुत ही गहरा विष है, हलाहल करने वाला ये विष है। ईर्ष्या वो चीज है जो हमें दूसरे की उन्नति को रोकने पर अंदर ही अंदर फोर्स करती रहती है। एक नेगेटिव इमोशन है, बहुत ही नकारात्मक इमोशन है, जब हम दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो इसका इलाज क्या है? अभी तो हमने कारण पता लगाया, ईर्ष्या। दूसरा है ईर्ष्या के बाद तुलना करना, अपनी तुलना दूसरे से करना, मैं इतना और ये इतना क्यों। ये तुलनात्मक चीजें भी हमें गिरावट की। और द्वेष यानी नफरत, घृणा, ये सारे भी विकारों में काउंट होते हैं। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, वैसे ये भी विकार है। तो अब इनके ऊपर हम जीत कैसे पाए, इसका उपचार है। तो इसका उपचार है, सबसे सिंपल उपचार है, वो ये है कि सबसे पहले हम सामने वाले को बधाई दें उनकी प्राप्तियों के लिए। उन्हें कुछ मिला, अवार्ड मिला, उनके लिए उनकी महिमा हुई, उन्हें बहुत अच्छा, उनके लिए तालियां बजी, तो हमें भी उन्हें बधाई देनी है, वो बधाई के पात्र है। दूसरा, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए सबके सामने, हम कर पा रहे हैं या नहीं ये हमें देखना।
नहीं कर पा रहे कर्म में उसे लाना, उसकी उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें सबके सामने, तो उससे अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हमें याद रखना है इसके बाद कि हम उससे प्रेरणा ले लें, उसकी उन्नति से हम प्रेरणा ले लें और अपने जीवन में जो लक्ष्य हमने बनाया है उसको प्राप्त करें। और जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो उसको धन्यवाद दें कि आप ही तो मेरे प्रेरणा स्रोत थे जिसको फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये छोटे छोटे टैबलेट्स हैं, हम इसको याद कर ले, CPGT इस तरह से याद कर ले। C congratulations, P praise them, G make a goal and be thankful। ये टैबलेट है, इसको टैबलेट को हमें लेते रहना है, कहीं भी किसी से भी मेरी तुलना नहीं की जा सकती। तो ये अपनी यूनिकनेस में रहना ये बहुत बड़ी कला है, तो इसमें भी खुश रहना, तो ये एक उपचार है, हम अपने आप को देते रहें, कुछ अपने लक्ष्य सेट करें और उसको प्राप्त करने में आगे बढ़ते जाए, तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी दूसरे को देखने की, बल्कि आप ही स्वयं ही दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। दीदी, जैसे कोई बीमारी होती है शरीर में तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कोविड बीमारी आई तो उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते थे, सर्दी जुकाम। ऐसी संतुष्टता, जो संतुष्ट जीवन है या असंतुष्ट जीवन, इसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि शरीर पे इन सब चीजों का भी बड़ा असर पड़ता है साइकोलॉजिकल। तो संतुष्ट जीवन के क्या लक्षण दिखाई देंगे कि हम संतुष्ट है, या असंतुष्ट जीवन है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही। तो नेचुरल जाहिर सी बात है, अपने जीवन में आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं, तो हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, नाचते रहते हैं, और वो कभी भी पास्ट में नहीं रहते, हमेशा वर्तमान में जीते हैं। उनको वर्तमान में जीना अच्छा लगता है, भूतकाल को भूल जाते हैं और भविष्य को भी भूल जाते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते, वर्तमान में वो एंजॉय करते रहते हैं। तो जब हम खुश रहते हैं, माना संतुष्ट मूड में है, तो दूसरों को भी संतुष्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। परमात्मा तो कहते हैं 3 सर्टिफिकेट आपको लेने चाहिए, एक स्वयं से संतुष्ट, सर्व से संतुष्ट और परमात्मा को संतुष्ट करना। ये 3 सर्टिफिकेट हमें लेने हैं सबसे। तो हम खुद अपने जीवन में चेक करें कि क्या मैं संतुष्ट हूँ, क्या मैं अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हूँ ना, अपने लक्ष्य पर मेरा फोकस है या दूसरों पर फोकस चला जाता है, मेरा जीवन में क्या लक्ष्य है उसके प्रति हम अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो संतुष्ट रहता है ना, वो बहुत क्रिएटिव होता है, उसकी एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी हो जाती है और उसके पास नई नई प्लानिंग्स, नए उमंग उत्साह के संकल्प आते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, जो असंतुष्ट रहता है वो सदा दोषारोपण करता है, दूसरों को ब्लेम करता रहता है, दूसरों में नुक्स निकालते, कमियां निकालते रहता है, आगे बढ़ नहीं सकता, उसके चेहरे पे स्माइल बड़ी बड़ी गुम हो जाएगी, वो एंजॉय नहीं कर पाता हर एक चीज को। तो इस पर एक बहुत अच्छी कहानी है संतुष्टता पे, जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक छोटी सी बच्ची, वो क्या, एक नगर में बहुत सारा अकाल पड़ा था, तो वहाँ खाने पीने के भी लोगों को लाले पड़ रहे थे। तो एक सेठ था, उसने सभी को कहा कि मैं एक सभी को दान करूंगा। तो वो क्या करता था, सवेरे सवेरे ब्रेड जो होता है, ब्रेड वो बांटता था बच्चों को, सभी बच्चों को बांटता था। तो एक छोटी सी लड़की, वो आराम से इंतजार करती थी उसका नंबर आने का, सारे बच्चे धक्का मार मार के आगे निकल जाते थे, लेकिन वो लास्ट में खड़ी रहती थी, अंत में खड़ी रहती थी। जब सबको ब्रेड बढ़ जाता था तो वो लास्ट में आती थी, उसको छोटा सा बचा हुआ टुकड़ा मिलता था, वो खुश होकर घर चली जाती, अपनी माँ को भी खिलाती, खुद भी खाती। एक दिन वो सेठ ये चीज देख रहा था कि ये कभी भी धक्का नहीं मारती है, कभी भी सब्र नहीं होती है, धैर्यता से आती है, धैर्यता से जो भी है वो लेती है और आगे चली जाती है। तो एक दिन उसको वो टुकड़ा मिला और वो घर चली गई। तो जब उस टुकड़े को उन्होंने तोड़ा तो उसमें से सोने के कुछ टुकड़े, उसमें सोने के गोल्डन वो टुकड़े उस ब्रेड में से निकले अंदर से। तो उसकी माँ ने कहा ये वापस सेठ को लौटा कर लाओ। तो वो जाती है बेटी और उसको देती है। तो सेठ जी कहते हैं तो तुम्हारे भाग्य का है, ये तुम्हें मिला है, तुम्हारा है। वो कहते नहीं, मैंने तो खाली रोटी लेने के लिए आई थी, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। तो सेठ बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसको देखता ही रह जाता है कि कितनी ईमानदार है, जबकि इसको इतनी जरूरत है तब भी वो उस चीज को अपने पास नहीं रख रही है। फिर उस सेठ को ये मन में संकल्प आया
कि ये जो कन्या है क्यों ना मैं इसे अडॉप्ट कर लूं, इसे अपना बच्चा बना लूं। उसके पास वैसे भी बच्चा नहीं था, तो उसको उसके धैर्य का, के संतोष का इतना बड़ा परिणाम मिला। वो क्या कि जहाँ उसने संतुष्टता से अपने जो भी मिलता था उससे स्वीकार हो जाती कर लेती थी, तो उसको इतना बड़ा परिणाम मिला कि वो सेठ की बेटी बन गई। तो इसीलिए संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। माना इससे जो पूरी तो एक सार निकलता है कि संतुष्ट जीवन ये नहीं कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, प्रोग्रेस तो करते चलना है, परंतु अगर कोई अप्राप्ति हो रही है, जो प्राप्त नहीं हुआ आपको, तो उस समय हमें संतुष्टता को लेकर के चलना है। असंतुष्ट उन बातों में, छोटी छोटी चीजों को लेकर के नहीं रहना है, परंतु प्रोग्रेस जरूर हमें आगे की ओर करते चलना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अगर अभी किसी को कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। शायद अभी कोई कर रहा था, आप फिर से अगर हाथ ऊंचा करें तो हम आपको अभी अनम्यूट करेंगे। कोई प्रश्न हेल्थ से रिलेटेड भी हो आपका, आप जरूर रख सकते हैं, और स्पिरिचुअल हो, मन से संबंधित हो तो भी आप पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि वो वीडियो एक बार दिखाना है अच्छा के ऊपर। जी, मैं इसको सेट, जी जी मैं उसको लगा। जब तक भाई बहनों के प्रश्न आए तब जी, तक हम एक बहुत कोई सुंदर प्रश्न वीडियो- हो तो आप जरूर करें, हम तब एक बहुत सुंदर आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। चलिए, 3 मिनट का पहले हम एक वीडियो देखेंगे, और तब तक अगर कोई प्रश्न भी हो तो आप जरूर पूछें।เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลก
ที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี छोटा सा वीडियो जब हमने देखा अपने आप में ये दर्शा रहा है कि जब हम जीवन में ये तय कर लेते हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना है तो फिर हमारे अंदर संतोष अपने आप आ जाता है। एक प्रश्न आया है कृष्णा जी की ओर से। कृष्णा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्णा जी। जी हाँ जी, कह रहे भाई साहब जी, जी। आप मन विचलित क्यों रहता है? आप स्थायी पहले क्यों नहीं बताएंगे? रहता? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश, पन्ना जिला, हवाई पन्ना तहसील, ग्राम जी कमता से। जी जी हाँ। हाँ, आप पूछिए, आप प्रश्न एक बार फिर पुनः। मैं ये पूछ रहा था आपसे, मन क्यों इतना ज्यादा विचलित रहता है, स्थायी क्यों नहीं रहता? कहीं ये करने, कहीं वो करने का, एक काम करने के लिए क्यों नहीं रहता? जी भाई साहब, आप इसका जी। जवाब देना चाहिए। जी जी जरूर। देखिए, मन जो है ना हमारा, उसको जी। भटकने की बहुत समय से आदत लगी हुई है और एक समय में वो कई काम करना चाहता है। जी जी बिल्कुल। जब हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई मुझे थोड़े समय में बहुत सारी चीजें हासिल करनी है, बहुत काम करने हैं, तो उस जी समय हमारा ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले मैं ये करूं या वो करूं। तो ये जो चीजें हैं उसके लिए तो अपने मन को पहले शांत करे, स्थिर करे और ये डिसाइड करे कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी क्या है, सबसे पहले मुझे कौन सा करना चाहिए। तो उसको सीक्वेंस में आप चाहे तो लिख सकते हैं, उसकी बना सकते हैं कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है उसको पहले करना है, उसके बाद दूसरा नंबर का इम्पोर्टेंट, तीसरे नंबर का। इस प्रकार से आप उसका सीक्वेंस बना के करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने बोला है कि मन जो है वो स्थायी नहीं रहता है, मन एकाग्र नहीं होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए ये प्रश्न जो आपको पड़ा है, ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा श्री कृष्ण को कि भाई ये मन इतना चंचल क्यों है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य निग्रहम अहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये वायु के समान बलवान है, इसको कंट्रोल करना माना साइक्लोन को कंट्रोल करने के समान है। तो बहुत सुंदर जवाब दिया। दो चीजें महत्वपूर्ण बताई, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, अभ्यास माना प्रैक्टिस, माना रोज अगर हम अपने मन को एक जगह पर स्थिर करने का अभ्यास करेंगे, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, तो अभ्यास करने से धीरे धीरे वो स्थिर होने लगेगा। और दूसरी बात है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके बैठना। वैराग्य का मतलब है हमारी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए केवल उससे डिटैच रहना। हम बहुत ज्यादा अगर अटैच हो जाते हैं किसी भी चीज से, तो हमारा मन जो है वो चंचल हो जाता है। तो इसीलिए ये दो चीजें, तो उसमें से एक चीज तो आप कर ही सकते हैं, उसका शुरुआत कर सकते हैं, जिसको मैंने कहा अभ्यास। तो रोज अगर आप 10-15 मिनट टाइम निकाल के सुबह सुबह अगर आप अपने भ्रुकुटी के मध्य में भी बिंदु पर केंद्रित करेंगे और परमात्मा जो बिंदु है उसके साथ जोड़ेंगे, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। और अगर आपको ये कहना समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, नेट पर आपको राजयोग मेडिटेशन के 7 डेज के कोर्सेस अवेलेबल मिलेंगे। यूट्यूब पे भी है, ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, या आपके पास में कोई भी ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है वहां आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपका मन स्थिर करने की विधि आपको वहां पर सीखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कृष्णा जी को समाधान मिल गया होगा अपने प्रश्न का। और जैसे अभी समय होते जा रहा है, तो अंत में बस 3 मिनट के लिए हम पूनम दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेडिटेशन के द्वारा सभी के मन को स्थिर करने के लिए 3 मिनट के लिए शांति की वो अनुभूति कराए। पूनम दीदी।
अभी स्थिर बैठे। चारों तरफ से ध्यान को स्व की तरफ ले आए। अपने आप को देखिए कि आप एक बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे इस शरीर को चलाने वाले चैतन्य सितारे हैं। I dug 2 pond, 2 इस सितारे को देखिए जो इस सारे शरीर में ऊर्जा की तरह चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। मैं दिव्य सितारा चैतन्य हूँ। परमात्मा दिव्य ज्योति सर्वशक्तिमान है। वो अपना देश, अपना प्यारा घर छोड़कर आपके मस्तक के ऊपर एक फीट की दूरी पर अपने प्रकाश को, अपनी अनंत ऊर्जा को आपके ऊपर बरसा रहे हैं। वो हम सबके माता पिता हैं। उसने हमें सब कुछ दिया है। ये शरीर उसकी अमानत है। मैं इसे स्वस्थ और स्वच्छ रखती हूँ। संकल्प करें कि मैं अपने शरीर से, अपने रंग रूप से, कद काठी से संतुष्ट हूँ। परमात्मा ने मुझे एक सुंदर प्यारा हंसता खेलता परिवार दिया, जिसमें हर एक आत्मा विशेष है। मैं अपने परिवार से, अपने संबंधों से संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ अपने स्थान से, इस वसुंधरा से, पांचों तत्वों से। प्रकृति माँ मेरा भरण और पोषण करती है। मैं मन ही मन परमात्मा के सानिध्य में इस प्रकृति को भी धन्यवाद करती हूँ।
मैं संतुष्ट हूँ उस परम पिता से जिसकी नजर हर पल मेरे ऊपर है। अपने आप से भी संतुष्ट मणि बन जाए। मैं संतुष्ट मणि हूँ, खुश हूँ, राजी हूँ। ओम शांति। तो अभी समय हो चुका है, एक क्वेश्चन आया है लेकिन उसको रख सकते हैं भाई साहब? जी जी, शॉर्ट में मैं बताता हूँ। जी जी। ये कोई कुछ कहते तो गुस्सा क्यों आता है, प्रश्न। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम कहते हैं एंगर मैनेजमेंट। गुस्से को कैसे हम नियंत्रित रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने अपना रीज़न भी बताया कि भाई कोई कुछ कहता है तो गुस्सा आता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एंगर से हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। तो एंगर को, अगर एंगर से बचना है हमें, तो उसके लिए कई लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सामने वाले की जो दृष्टिकोण है, जैसा आपके केस में, सामने वाले का कहने के पीछे का भाव क्या है उसको समझे और उस अनुसार सोचे। तो आपको ये समझ में आएगा कि हर व्यक्ति सही होता है अपने दृष्टिकोण से, अपने अनुसार कोई भी गलत नहीं होता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि क्रोध जो है वो हमारा ओरिजिनल नेचर नहीं है। हम 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकते क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल नेचर नहीं है। जैसे पानी का ओरिजिनल नेचर शीतलता, ऐसे हमारा ओरिजिनल नेचर है शांति, प्रेम, दया। तो जितना जितना हम अपने ओरिजिनल नेचर में, जितना जितना हम अपने स्वस्थिति में स्थित होने लगते हैं, जितना हम अपने आप को रियलाइज करने लगते हैं कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं हूँ, मेरा क्रोध करना ये नेचर नहीं है, मैं शांत रहना, प्रेम, दया ये मेरा स्वभाव है, मूल स्वभाव। तो जितना जितना उसमें स्थित होने लगते हैं उतना उतना फिर गुस्सा कम होने लगता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। लेकिन इसके लिए रेगुलरली आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा अपने लिए और वो अभ्यास करना पड़ेगा, जिसको अभी अभी हमने किया 5 मिनट के लिए। और उसको समझने के लिए फिर आप कहेंगे कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि इसको अगर बेसिक्स को सभी समझना है तो आपको फिर वो 7 डेज का कोर्स उसको सीखना हो। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, भाई आपके साहब। सामने ये चैट बॉक्स में नंबर भी दिया है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज हैं या राजयोग मेडिटेशन से रिलेटेड अगर कुछ आप करना चाहते हैं, आगे ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो वो नंबर भी आपको दिया है, तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जी, और यह पूर्णतः निःशुल्क होता है। तो आप सबको सिर्फ समय निकालना 1 घंटे का, तो आप जरूर मेडिटेशन सीखें, तभी गुस्से पे भी कंट्रोल हो सकेगा और बाकी संतुष्ट जीवन को भी हम जी सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी, पूनम दीदी आपका भी, और आप सभी का भी। होमवर्क आपने और इस हाँ सप्ताह का होमवर्क रहेगा, मैं जी आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। इसको अपनी डायरी में रात को सोने के पहले जरूर लिखें। ये अंदर जाएगा और जरूर रिफ्लेक्ट करेगा आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए। जी, होमवर्क भी सबको मिल गया है, जरूर सभी फॉलो करें इस चीज को। और नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट गुरुवार को हम सभी पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। शांति, थैंक यू सो मच। ओम शांति।